नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार्टअप मंत्र में। और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम और ज़्यादा बेहतरीन बने और ज़्यादा इसमें तरक्की हो, नए नए आइडियाज़ को जगह मिले, यंग एंटरप्रेन्योर्स का हौसला बढ़े। यही हमारी आशा है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आज के स्टार्टअप मंत्र में इसी जोश के साथ हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे कि आखिर 2025 में किस तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम ने प्रदर्शन किया। 2025 में किन स्टार्टअप के आईपीओज का जलवा रहा और 2026 में आखिर कौन से स्टार्टअप हैं जो आईपीओज के पड़ाव की तरफ देख रहे हैं और भारत का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है कैसा। इन सारे पहलुओं को बेहतर तरीके से जानने के लिए मैं रुख करूंगा अपनी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय का। तृप्ति, बताएं क्या कहती है आपकी रिसर्च, किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं खासतौर पे 2025 में, और 2026 का आउटलुक क्या कहता है खासतौर पे स्टार्टअप आईपीओस को लेके। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए साल 2025 काफ़ी शानदार रहा और काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहां पर स्टार्टअप्स ने दिखाया है। स्टार्टअप ग्लोबल रैंकिंग में भारत अब तीसरी पोजीशन पर आ गया है। ये पोजीशन भारत की अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब तीसरे नंबर पर बनी है। भारत के इकोसिस्टम ने चाइना और जर्मनी को पछाड़ते हुए यहां पर तीसरी पोजीशन हासिल की है। जुलाई से अब तक 16 स्टार्टअप्स ने प्राइमरी मार्केट का रुख किया। वहीं आईपीओस के जरिए फंड जुटाने में नई कंपनियों की भागीदारी यहां पर बढ़ती हुई नजर आई है। शुरुआती चरण की बात करें तो फंडिंग जो थी वो $3.9 बिलियन की फंडिंग यहां पर इसके करीब पहुंचती हुई दिखी है, जो कि 2024 में थी $3.7 बिलियन। उसके मुकाबले 7% ज़्यादा फंडिंग 2025 में मिलती हुई नजर आई। भारतीय टेक स्टार्टअप्स ने 2025 में करीब $10.5 बिलियन यहां पर जुटाए हैं, जिनमें मुंबई और बेंगलुरु को सबसे ज़्यादा स्टार्टअप फंडिंग मिली है। हालांकि यूनिकॉर्न बनने की रफ्तार थोड़ी स्थिर है। इस साल देखें तो 5 नए यूनिकॉर्न बने हैं। पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या यहां पर घटती हुई नजर आई है। ज़्यादा पूंजी अब बड़े और स्थापित वीसी एंड पीई फंड्स के पास है। कुल मिलाकर साल 2025 स्टार्टअप्स के लिए बेहद शानदार साल रहा। अब देख लेते हैं 2025 में किन स्टार्टअप्स ने आईपीओ मार्केट में अपनी जगह बनाई है। तो देखिए, स्टार्टअप ग्रो अपना आईपीओ यहाँ पर लेकर आया है। करीब इनका जो आईपीओ साइज था 6,632 करोड़ का था। इसके अलावा लेंसकार्ट लेकर आई अपना आईपीओ 7,278 करोड़ के आईपीओ साइज के साथ। मीशो 5,421 करोड़ का आईपीओ लेकर आई। पाइन लैब्स 3,900 करोड़ के आईपीओ साइज के साथ इसने मार्केट में एंट्री मारी। वहीं एथर एनर्जी देखिए 2,980 करोड़ के आईपीओ साइज के साथ प्राइमरी मार्केट में आई। इसके अलावा आप देखिए अर्बन कंपनी, वीवर्क इंडिया, वेकफिट, एक्स, कैपिलरी टेक और इंडी क्यूब जैसे बड़े स्टार्टअप आईपीओस यहां पर आए प्राइमरी मार्केट में। आगे बढ़ते हैं और 2026 की पाइपलाइन देख लेते हैं। कौन से बड़े आईपीओ मार्केट में अब यहां पर स्टार्टअप्स एंट्री करने वाले हैं। तो देखिए, फ़ोन पे यहां पर अपना आईपीओ ला सकती है। जो ये साइज़ बता रहे हैं 10,700 से 13,400 करोड़ का इनका आईपीओ साइज़ होगा। जेप्टो अपना आईपीओ लेकर आएगी 11,682 करोड़ के आईपीओ साइज के साथ। इंफ्रा डॉट मार्केट 5,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ सकती है। शिप रॉकेट की बात करें तो 2,342 करोड़ का इनका आईपीओ साइज होने वाला है। क्योर फूड्स अपना आईपीओ लेकर आएगी 2,582 से 3,443 करोड़ का इनका आईपीओ होने वाला है। कैप्टन फ्रेश 3,013 से 3,443 करोड़ के आईपीओ के साथ यहां पर एंट्री मारने वाली है प्राइमरी मार्केट में। इसके अलावा आप देखिए इनक्रेड, एस वेक्टर, लीप इंडिया और शेडोफैक्स जैसे आईपीओस यहां पर आपको 2026 में आते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तृप्ति आपका इस अहम जानकारी के लिए। तमाम जो रिसर्च और तमाम जानकारी तृप्ति ने आपके सामने रखी, उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अपना दायरा बढ़ा रहा है और किस तरह से इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम का दम हमें 2026 में भी नजर आएगा। बढ़ते हैं आगे और अब अपने साथ खास मेहमान को इस नए साल में शामिल करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं राहुल तनेजा साहब, जो कि पार्टनर हैं लाइट स्पीड से। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता था
इस नए साल के नए आगाज के तौर पर आपको सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइट स्पीड इंडिया 2007 एक ऐसा साल जहां से तो लोग सोच भी नहीं सकते रहे होंगे कि आगे चल के स्टार्टअप जैसी कोई एक नई दुनिया होगी, यंग एंटरप्रेन्योर्स का इतना बड़ा इकोसिस्टम होगा। तो हमें बताइए, आपने तो स्क्रैच से देखा है इस पूरे इकोसिस्टम को इवॉल्व होते हुए, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? आप इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे इवेल्युएट करेंगे? जी, शुक्रिया। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अम, जैसा कि आपने बोला हम भारत में पिछले 18 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके इस 18 साल में हमने जो देखा है ये कि हर 4 से 5 साल में एक नई वेव आती है, जिसमें नए बदलाव आते हैं, नए किस्म के स्टार्टअप्स आते हैं और प्रगति होती है। बट अगर सोचा जाए कि सबसे बड़ी चेंजेस क्या रही हैं हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो 2015-16 में जब भारत में डेटा सस्ता होना शुरू हुआ और मोबाइल डेटा की अडॉप्शन बहुत तेज़ गति से बढ़ी। पहला पड़ाव वो था और दूसरा पड़ाव ये था जब भारत सरकार ने यूपीआई का इंट्रोडक्शन किया 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद। और उसकी जो प्रगति रही है, ये 2 फैक्टर बहुत बड़े रहे हैं जिसकी वज़ह से 2017 के आगे आगे से भारत में स्टार्टअप्स की अडॉप्शन काफ़ी तेज़ गति पे बढ़ी है। इसी किस्म का दूसरा एक वेव हम देखने वाले हैं अभी आने 1-2 सालों में, जिसकी शुरुआत इस साल से हो गई थी और वो वेव है एआई की वेव। ये जो एआई जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे हर डोमेन में इम्पैक्ट करेगी, हर डोमेन को बेहतर बनाएगी, फास्टर बनाएगी, सस्ता बनाएगी। भले ही वो आप और मैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं उसमें हो, या फिर जो बहुत बड़े-बड़े एंटरप्राइज़ेज़ यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर चलाने के लिए अपनी कंपनीज़ को, या मैन्युफैक्चरिंग हो, या डीप टेक हो, या जो हमारी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए। तो एआई का प्रभाव सारे क्षेत्रों में रहेगा और मुझे लगता है ये एक अगली बड़ी वेव है, जो दुनिया में ऑलरेडी बहुत तेज़ गति पे आ गई है। इंडिया में भी चैट जीपीटी का अडॉप्शन काफ़ी तेज़ गति पे बढ़ रहा है। तो ये साइन है कि भारत के कंज्यूमर्स रेडी हैं एआई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने के लिए, और हमें और आगे अगले 2 से 3 सालों में इसकी बहुत बढ़िया प्रगति दिखेगी। जी बिल्कुल राहुल, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आपका ऑप्टिमिज्म कि आप मानते हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में और ज़्यादा प्रयोग होंगे और ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ेगा। मेरा अगला सवाल, चूंकि आप इस पूरी चर्चा में एक खास सेगमेंट, एक खास टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे थे, और वो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ दो नैरेटिव चल रहे हैं कि एक तो जैसा आप बता रहे हैं कि संभावनाएं जो हैं काफ़ी हैं, दूसरा इसे थ्रेट के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब चूंकि एडाप्टेशन और बाकी जो कह सकते हैं समय काफ़ी अच्छा खासा भारत में गुजर चुका है इस टेक्नोलॉजी को लेके, तो क्या अभी भी ये नैरेटिव है थ्रेट वाला, या आपको लगता है चीज़ें वक्त के साथ बदल रही हैं? कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब किसी भी देश में आती है, तो सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा और बुरा। और जो सही सही देश होते हैं, जो सही इकोसिस्टम होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जो फ़ायदेमंद प्रभाव है, वो ज़्यादा रहे और जो ने जिससे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है नेगेटिव, उसको कम किया जा सके। बट ये स्वाभाविक है कि पहली रिएक्शन हमेशा थोड़ी फ़ियर या अनसर्टेनिटी की होती है, कि इससे क्या गलत हो सकता है। मैं आपको ले जाना चाहूँगा कुछ समय पहले, लगभग 10 साल पहले जब ये यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था, तब भी बहुत लोगों ने बोला था कि इससे जो मेनस्ट्रीम हमारे व्यापारी हैं, उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अब 8-9 साल यूपीआई के अडॉप्शन के बाद अब हमें दिखता है कि इस टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन हर तरफ से हुई है, हर किस्म के व्यापार और फैक्ट्रीज़ में और सब जगह हुई है। और इससे लोगों का फ़ायदा ही हुआ है कि उनके कैश फ्लो बेटर हो गए हैं, उनकी कैश मैनेजमेंट बेटर हो गई है, राइट? तो ये इम्पैक्ट्स शुरुआत में शायद सबको क्लियर नहीं होते, बट जो टेक्नोलॉजी में डीपली काम कर रहे होते हैं, उनको दिखता है इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। सिमिलरली मुझे लगता है अगर हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अ, बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है कि लोग सोचें कि इससे क्या
कमी हो सकती है? क्या इससे हमारे जॉब्स रिड्यूस होंगे? क्या इससे हमारे यहाँ कुछ इन्फ्लेशन बढ़ेगा? क्या होगा? सबके मन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। बट अ, ज़रूरी चीज़ ये है कि हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें। हमारा देश अब टेक्नोलॉजी में और अग्रसर हो रहा है, तो हमें बाकी देशों से पीछे नहीं रहना चाहिए। इस सोच से हमें आगे बढ़ना है और हाँ, अगर उसके अंदर हमें कुछ कमी दिख रही है, तो हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत ही बखूबी आपने समझाया। मेरा अगला सवाल खास तौर पे लाइट स्पीड को लेकर ही है। $500 मिलियन प्लस का इंडिया और एसईए फोकस्ड फंड मैनेज कर रहे हैं आप। हमें बताइए कि इसका जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज है लाइट स्पीड को किन किन फ्रंट्स पे मिलता है। जी। जी, देखिए अब हम जैसे कि शुरुआत में बात हुई थी, हम 18 साल से भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो हमारा मोस्ट रीसेंट फंड है, वो $500 मिलियन का फंड है। ओवरऑल हमने 2 बिलियन से ऊपर इन्वेस्ट किया है इंडिया में। अ, तो पहली सोचने वाली बात ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है। तो जैसे कि हम सबको पता है, हमारा देश प्रगति कर रहा है और हमारा देश एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो प्रगति 2 साल में होती है, 5 साल में होती है, 7 साल में होती है, ये बोल पाना मुश्किल होता है शुरुआत में। बट अगर आपके पास लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आपको पता है लॉन्ग टर्म में मेरे रिटर्न्स बहुत अच्छे ही बनेंगे यहाँ पे। तो ये सोच लेके जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें दिखता है कि भारत में हर स्टेज पे इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है। हर सेक्टर में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है। हाँ, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो दूसरे सेक्टर से जल्दी बढ़ोतरी करते हैं। और अगर मैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ, तो हमारे पास 4 कोर इन्वेस्टमेंट एरियाज़ हैं। जो कि है, पहला है एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर या एआई। दूसरा है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास कंपनीज़ हैं जैसे पॉकेट एफएम या सीखो, जो एंटरटेनमेंट, एजुकेशन के लिए काम करती हैं। तीसरा है कॉमर्स या मार्केट प्लेसेस, जिसमें हमने ज़ेप्टो या इस किस्म की नई कंपनीज़ जैसे स्नैपडील और स्लिक में इन्वेस्ट किया है। और आखिरी है फाइनेंशियल सर्विसेज़ या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, जिसमें हम कंपनी जैसे रेज़रपे, एक्को, इन सब में इन्वेस्टर हैं। तो ये चारों जो एरियाज़ हैं, बहुत बड़े एरियाज़ हैं। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू व्यू लिया जाए, इन चारों एरियाज़ में बहुत अ, अधिकतम ग्रोथ दिखता है हमें। इसके अलावा पिछले 3 से 5 साल में भारत सरकार ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा दिया है। बहुत सारे कंपनीज़ बाहर से आके फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो हमें लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी ग्रोथ आ सकती है। बट हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं करते, हम न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक केमिकल्स कंपनी है जिसका नाम है एमस्टैक, उसमें हमने इन्वेस्ट किया है। या हमारे पास एक कंपनी है जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में काम करती है जिसका नाम विज़ो है, उसमें हमने इन्वेस्ट किया है। तो ये 4-5 एरियाज़ हैं जो मुझे लगता है 2025 में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रहेंगे और 2026 में भी ये 5-6 एरिया स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सिर्फ़ फ़र्क शायद ये होगा 2026 में एआई फर्स्ट हम जिसको बोलते हैं कि कंपनी जो शुरुआत से एआई वाली कंपनीज़ हैं, वो इन पाँचों सेक्टर्स में ज़्यादा दिखेंगी हमें। जी बिल्कुल, और हम तो यही चाहेंगे कि ये दायरा और मजबूत बने और ज़्यादा बढ़े। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपका अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है और मेरे ख्याल से ये सबसे काम की बात होगी, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर आपको सुन रहे होंगे, कि किसी का नया आइडिया है, कोई नए अर्ली स्टेज फंडिंग जुटाना चाहता है, तो उन्हें किन किन बेसिक्स का ध्यान रखना चाहिए, आप अपने तजुर्बे से बताइए। आई थिंक सबसे अर्ली स्टेजेस में जब नया स्टार्टअप शुरू हो रहा होता है, और बिल्कुल, बिल्कुल शुरुआती स्टेज होती है। उस स्टेज पे 2 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पहला है कि आप स्टार्टअप किस एरिया में बना रहे हैं, उस एरिया में कितना पोटेंशियल है, ना केवल रेवेन्यू का बल्कि प्रॉफिट बनाने का। हाँ, आप प्रॉफिट शायद पहले दिन, पहले 1-2 साल नहीं बनाएँगे, बट क्या पोटेंशियल है। और आई थिंक कई लोग नए बिज़नेसेस में जंप कर जाते हैं, बगैर थोड़ा मार्केट स्टडी किए कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का कितना स्कोप है। ठीक है? तो पहला तो आई थिंक लोगों को स्टडी करना चाहिए और देख के बिज़नेस शुरू करना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ शुरुआती स्टेज में ये होती है कि अगर मैं फाउंडर हूँ, तो मेरा इस चीज़ में नेचुरल एडवांटेज क्या है? क्योंकि अगर आप बोलें कि इंडिया में, जैसे अगर बोलें कि स्टील इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है,
बट मेरा कोई एडवांटेज है स्टील इंडस्ट्री सेटअप करने में शायद नहीं है, तो शायद मैं वो इंडस्ट्री अटेम्प्ट ना करूँ। बट अगर कोई टेक्नोलॉजी लेड इंडस्ट्री है जहाँ पे मैंने उस तरीके का काम पहले किया है या मेरी सोच है उसके बारे में कुछ नहीं, तो मेरे को एक एडवांटेज होगा। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं और आई थिंक शुरुआत में जिन लोगों के पास इन 2 चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा स्पष्टता होती है और क्लैरिटी होती है, उन लोगों के साथ हम काम करना बिल्कुल पसंद करते हैं। और मतलब बहुत खुशी की बात ये है कि हर साल मैं देखता हूँ, इस किस्म के लोग जो जो यंग लोग हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारे देश में लोगों को एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी बढ़ रही है और मतलब इसी चीज़ को देख के हमारी उम्मीद और बेहतर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल जी। और ये तो ऑनलाइन मुलाकात रही। नए साल में हम यही चाहेंगे कि आपके साथ हम वन ऑन वन फिजिकल एक तरह का इंटरेक्शन रखें और मज़ा आएगा आपकी जर्नी को जानने में भी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने का। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।